हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम यूपीएससी 2023 के दूसरे ऐसे पर डिस्कशन करेंगे। पहले लेक्चर में हमने फर्स्ट ऐसे पर डिस्कशन किया था, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। इस ऐसे के इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना है, इसमें थीसिस क्या होगी, एंटीथीसिस क्या होगी, थीसिस में कौन कौन से बेसिक डायमेंशन हमको ओपन अप करने हैं, एक्सप्लोर करने हैं, वो हमने पिछली लेक्चर में डिस्कस किया था, आप जाकर देख सकते हैं। आज अपन दूसरे ऐसे पर चर्चा करेंगे, विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। अपन को याद रखना है थीम क्या है। जो ऐसे की थीम है वो याद रखनी है। विजनरी डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा है थीम, और वो होगा कब? एट द इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट? इंट्यूशन प्लस लॉजिक। यानी ये एक असर्टिव थीम है। असर्टिव थीम कौन सी होती है? जिन थीम्स में कुछ स्टेब्लिश करवाने की कोशिश करी जाती है, या जो थिंकर है जिसने स्टेटमेंट लिखा होगा वो ये कहने की कोशिश करता है कि ऐसा होता है, तो ये एक असर्टिव थीम है। तो असर्टिव थीम में मतलब इसमें साफ हो गया कि इसमें एक थीसिस होगी और दूसरी एंटीथीसिस होगी। बिल्कुल साफ है। थीसिस का मतलब पहले 70 to 80% हिस्से में अपन क्या डिस्कस करेंगे? इस बात को एस्टेब्लिश करेंगे कि हाँ भाई थिंकर, जो तूने ये बात कही है ये सही है। जो विजनरी डिसीजन मेकिंग है वो कब होगा? इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक, दोनों का जब मिलन होगा तभी कोई डिसीजन विजनरी डिसीजन हो सकता है। ये बात हम वेरियस डोमेन सेक्टर्स में एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, बहुत ऐतिहासिक रूप से लेकर वर्तमान समय तक। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। पहले लेक्चर में मैंने यह भी बताया था कि कैसे पिक करें कि किस ऐसे किस थीम पर हमको लिखना है ऐसे, क्योंकि यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में या किसी भी पीसीएस में अपन को 2 ऐसे लिखने होते हैं और 8 ऐसे दिए जाते हैं, मतलब 6 छोड़ने होते हैं और 2 पिक करने होते हैं। तो जो लेक्चर 1 है ऐसे पर, ऐसे सीरीज में, आप वहां जाकर देखेंगे तो मैंने बताया है कि हाउ टू पिक बेस्ट थीम आउट ऑफ 8। जो ऐसे में 8 थीम दी जाती हैं उनमें से 6 को तो हमको रिजेक्ट करना है, केवल 2 को ही तो सिलेक्ट करना है ऐसे लिखने के लिए। तो वो कैसे पिक करेंगे ये बात मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस कर दी है, इसलिए यहां डिस्कस करने की कोई जरूरत मैं नहीं समझता। अगर आपको समझना है तो लेक्चर 1 में जाके आप देख सकते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है ऐसे सीरीज की। इंट्रोडक्शन में हर बार बताऊंगा, हर ऐसे में बताऊंगा, क्योंकि हर ऐसे की इंट्रोडक्शन लिखने की स्टाइल अलग होती है, हो सकती है, तो इसलिए इंट्रोडक्शन कॉमन नहीं हो सकता। थीम डिसाइड करती है, ये बात मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि इंट्रोडक्शन किस फॉर्मेट पे जाएगा ये इस बात से निर्भर करता है कि अपना थीम क्या है, मतलब किस थीम पर हम ऐसे लिखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन के तरीके उसी थीम पर डिपेंड करते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन है वो थीम ओरिएंटेड होता है। अब इस इंट्रोडक्शन लिखना है अपने इस ऐसे का, ठीक है। थीम याद है? थीम क्या है? विजनरी डिसीजन मेकिंग जो है वो कब होगी? वो कब होगी? जब इंट्यूशन होगा प्लस लॉजिक होगा, ये थीम है। तो अब इसका इंट्रोडक्शन हम कई तरीके से लिख सकते हैं, कई तरीके होते हैं हमारे पास। सबसे पहला तरीका है क्वेश्चनिंग तरीका।
कि विजनरी का मतलब क्या है, डिसीजन का मतलब क्या है, इंट्यूशन का मतलब क्या है, लॉजिक का मतलब क्या है, ये सब चीजें। तो हम इंट्रोडक्शन ऐसे शुरू कर सकते हैं कि थीम में जो टर्म्स यूज हुए हैं उन पर क्वेश्चन उठा दे और उनके एक्सप्लेनेशन वे में अपना काम करते चले जाए। तो हम इंट्रोडक्शन क्वेश्चनिंग से शुरू कर सकते हैं। दूसरा, कोई स्टोरी, जो मैंने पिछले ऐसे में भी बात करी कि कोई स्टोरी भी ले सकते हैं कि विजनरी डिसीजन मेकिंग कहीं किसी ने लिया हो जिसमें इंट्यूशन एंड लॉजिक लगाया हो। तो स्टोरी दो तरीके से हो सकती है, या तो रियल स्टोरी या इमेजिनरी स्टोरी। रियल स्टोरी में मान लो शुरू करते हैं कि जो अब्राहम लिंकन का यूएसए में जो ब्लैक्स के खिलाफ एट्रोसिटीज होती थी उनको अपार्थाइड बोलते थे। अपार्थाइड को खत्म करने के लिए जो कानून लाया गया, तो वो आप एक विजनरी डिसीजन मान सकते हो, मान लोगे उसको, मानोगे नहीं मानोगे? अपार्थाइड को खत्म करने का जो लॉ था, लॉ ही आया, ये जो लॉ लाया गया, लॉ लाने का एक डिसीजन था। क्या वो डिसीजन विजनरी था कि नहीं था? ओबियसली था, विजनरी था। तो विजनरी डिसीजन था ये। अगर ये विजनरी डिसीजन था तो क्या इसमें ये दोनों चीजें लागू थी, यानी इंट्यूशन और लॉजिक? हाँ भाई, इंट्यूशन भी था क्योंकि अब्राहम लिंकन को लगता था कि अपार्थाइड खत्म होना चाहिए, और लॉजिक भी था क्योंकि ये इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी लेके आएगा समाज को प्रोग्रेसिवली। अपने यहां सिद्ध कर दिया। अगर अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, आपका दिमाग वहां तक नहीं जा रहा, अमेरिका तक, भारत की सीमा के भीतर ही रहना चाहते हो, कंजर्वेटिव ज्यादा हो, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप भारतवासी हो, भारत की सीमा के भीतर ही सोचना चाहते हो, वो सोच लो। अंबेडकर जी याद है? नहीं है याद? संविधान की बात मत करना क्योंकि बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। अंबेडकर जी याद है? आर्टिकल 17 याद होगा, क्या है? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया? कंप्लीटली बैन इन एनी फॉर्म। तो क्या ये अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनली बैन करना एक विजनरी डिसीजन है? हाँ भाई है। अगर ये विजनरी डिसीजन है तो क्या इसमें इंट्यूशन प्लस लॉजिक लागू है? भाई है। तो ये एक स्टोरी अपने देश की हो गई। अंबेडकर जी से नफरत हो सकती है बहुत से लोगों को, कोई नहीं, ये छोड़ देते हैं। गांधी तो सबके प्रिय हैं, गांधी तो सबके प्रिय हैं। तो गांधी का सत्याग्रह, सत्याग्रह का जो टूल है अपनाना, क्या ये विजनरी डिसीजन था? हाँ भाई था। तो क्या इसमें इंट्यूशन प्लस लॉजिक लागू है? क्यों? इंट्यूशन का मतलब वो खत्म करना चाहते थे ब्रिटिश राज्य को, और लॉजिक, अगर सत्याग्रह अपनाएंगे तो वायलेंस नहीं होगी, तो वायलेंस नहीं होगी तो उसको क्रश करने का मौका नहीं मिलेगा ब्रिटिश एम्पायर को। तो इंट्यूशन प्लस लॉजिक था कि नहीं था? और उसी से हमें फ्रीडम मिली। अभी मैं इंट्रोडक्शन के वैरायटी ऑफ एग्जांपल सेट कर रहा हूं ताकि आपको ये बात पता चले कि कोई एक फिक्स एग्जांपल नहीं होता, कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता, बस आपको अपनी बात कहना आना चाहिए। अगर आप ये पॉइंट पकड़ गए तो आप किसी भी ऐसे को उधेड़ कर रख दोगे, आप बड़ा बढ़िया तरीके से लिखोगे। कैसे लिखते हैं? मान लो बहुत से लोग हैं अपनी ही इंडिया में जो गांधी को भी पसंद नहीं करते, वो गांधी का एग्जाम्पल यूज नहीं करना चाहते, कोई नहीं। मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं और वो है सरदार पटेल। खुश? सरदार पटेल चौथा एग्जाम्पल है एक ही बात को कहने का। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया या तो होगा नहीं होगा? इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में 3
स्टेट्स, जूनागढ़, हैदराबाद, J&K, इनको इंटीग्रेट करने का जो डिसीजन था सरदार पटेल का, वो विजनरी था कि नहीं था भाई? था। और उसमें ये दोनों चीजें लागू थी कि नहीं थी? इंट्यूशन प्लस लॉजिक। इंट्यूशन था कि भारत माता तो होनी चाहिए भाई, एकीकृत तो होनी चाहिए। लॉजिक जहां जहां जो जो पॉसिबल तरीका लगा, सरदार साहब ने वही तरीका लॉजिक लगा के लगाया कि इसको टैक्टिक से लिया, इसको फोर्स से लिया, इसको कानूनी तरीके से लिया। समझ रहे हो? तो अपन ने स्टोरी वाला तरीका देखा। दूसरा तो इंट्रोडक्शन लिखने के, हमने इंट्रोडक्शन लिख रहे थे। इंट्रोडक्शन में पहला तरीका था क्वेश्चनिंग का, विजनरी का क्या मतलब है, डिसीजन का क्या मतलब है, इंट्यूशन का क्या मतलब है, लॉजिक का क्या मतलब है। या तो उससे कर लो या स्टोरी से कर लो। स्टोरी में दो तरह की स्टोरी बताई थी मैंने, या तो आप रियल स्टोरी उठा लो या फिर इमेजिनरी स्टोरी उठा लो। रियल स्टोरी मैंने आपको 4 नाम बताए, 4 स्टोरी बताई। ये 400 भी हो सकती हैं। कोई तुलसीदास का नाम लेना चाहेगा, कोई कबीर का नाम लेना चाहेगा, कोई राम जी का नाम लेना चाहेगा, कोई रावण का नाम लेना चाहेगा, कोई कंस का नाम लेना चाहेगा, कोई कृष्ण का नाम लेना चाहेगा, कोई विष्णु का नाम लेना चाहेगा। जितनी लेना चाहो ले लो, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, जो भी आप स्टोरी रियल उठा रहे हो वो रियल होनी भी चाहिए। मिथकीय कहानियां लेने से बचना है। अब क्यों बचना है? क्योंकि उसमें कॉन्क्रीटनेस नहीं आती है, और मैनी टाइम्स ये जरूरी नहीं है कि आपने जिस मिथक को चुना एग्जामिनर भी उसी मिथक को उसी रूप में देखता हो। लेकिन जब आप अब्राहम लिंकन को, अंबेडकर को, गांधी को, पटेल साहब को लिखोगे तो किसी की चॉइस पर निर्भर नहीं करता। ये काम इन्होंने किया है। इरिस्पेक्टिव, कोई गांधी को न मानने वाला भी गांधी की इस बात को तो मानेगा कि उन्होंने सत्याग्रह के टूल को अपना कर ही भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया। ऐसे ही पटेल साहब की इस बात को तो मानेगा, चाहे कितना भी दुर्विरोधी हो पटेल साहब का, कि पटेल की वजह से ही भारत इंटीग्रेट हुआ। ऐसे ही अंबेडकर से चाहे कोई कितनी ही नफरत करे, उसे ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि उन्होंने अनटचेबिलिटी को खत्म किया, उन्होंने वुमेन को इक्वल राइट दिए, तो ये बात तो माननी पड़ेगी। ऐसे ही अब्राहम लिंकन के भी केस में। तो मेरी एक कोशिश रहती है आपको बताने की कि आप हमेशा कॉन्क्रीट एग्जाम्पल चुने, यानी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल चुने, जिनमें मतलब गांव की भाषा में बोलूं, किसी को चूं चपड़ करने का मौका मिले ही नहीं। ऐसी शब्दावली से मुझे बचना चाहिए, बट आप लोगों को समझाने के लिए ये जरूरी है कि लोग आपकी बात को काटने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो आप ऐसी बात बोलिए ही नहीं जिससे किसी को आपकी बात को काटने का मौका मिले। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर है वो राम जी को पसंद ना करता हो। क्या आप ये गारंटी देंगे कि आपको राम जी पसंद है, राम जी की बातें पसंद हैं, तो वो एग्जामिनर को भी हो? कोई भी हो सकता था एग्जामिनर तो, ठीक है। यहाँ हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है कोई लिबरल हिंदू जो इन सब बातों को नहीं मानता, वो भी इस एग्जाम्पल को सही नहीं मानेगा। वैसे एग्जाम्पल ही नहीं लेने अपने। यहाँ 400 एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने 4 ली, ठीक है। अब कोई भी 400 ले सकते हो आप। सुमित्रानंदन पंत ले सकते हो अगर किसी का हिंदी साहित्य है, महादेवी का ले सकते हो अगर किसी का हिंदी साहित्य है, उर्दू साहित्य में से जाके 2-4 नाम डिसीजन मेकिंग का ले सकते हो। किसी का PSIR ऑप्शनल है तो वो PSIR के थिंकर्स में से जाके ले सकता है। किसी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो वो सोशियोलॉजी के थिंकर्स, डरखाइम, मार्क्स, टॉलकट पार्सन्स, बेवर, इनके नाम ले सकता है यहाँ। तो आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो वहां के सिविल सर्वेंट्स का नाम ले सकता है कोई, वो मतलब जो आपकी एरिया ऑफ डोमेन है वहां से आप जो नॉलेज आपके पास है उसको आप यहां यूज कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज योर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन इन एसेज। मैं रटने के तरीका नहीं बताऊंगा एक भी, और कभी भी जितने भी दिन पढ़ाऊंगा उतने दिन में एक भी दिन ये नहीं बोलूंगा कि आप रट लीजिए। मैं ये बोलूंगा कि आप ये समझ लीजिए, फिर आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह के एग्जाम्पल, ठीक है।
रियल स्टोरी मैंने समझा दी। अब चलते हैं इमेजिनरी स्टोरी। तो इमेजिनरी स्टोरी भी अपने ऐसे में यूज करी जा सकती है। मैंने मिथकीय से बचने को कहा है, इमेजिनरी से नहीं। इमेजिनरी में आपकी कल्पना शक्ति, इमेजिनरी पावर रिफ्लेक्ट होती है कि हाउ यू कैन इमेजिन कंस्ट्रक्टिवली, प्रोग्रेसिवली, कॉम्प्रिहेंसिवली। तो आप एक इमेजिनरी स्टोरी बनाते हैं, और इसमें तो हम भारतीय बहुत आगे। स्कूल लेट पहुंचे तो एक कहानी बनाते हो कि नहीं बनाते हो इमेजिनरी? घर लेट पहुंचे तो मम्मी को एक इमेजिनरी कहानी बना के सुनाते हो कि नहीं सुनाते हो पापा? अगर शादीशुदा हो, ऑफिस से घर पहुंचने में देर हो गई तो एक इमेजिनरी कहानी बनाते हो कि नहीं बनाते हो? घर से गए और ऑफिस लेट हो गए तो बॉस को वहां जाके एक इमेजिनरी कहानी सुनाते हो नहीं सुनाते हो? मतलब हम इमेजिनरी कहानी बहुत अच्छी और बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं, बनाते हैं। तो अपन इसमें माहिर। एक कहानी बनाओ। अब कहानी बनानी कैसी है वो है थीम के हिसाब से। तो थीम में क्या पूछा है? विजनरी डिसीजन मेकिंग है, और वो किसके बराबर है? वो कब आएगी? जब इंट्यूशन प्लस लॉजिक। तो अपन देखेंगे कि एक ऐसी इमेजिनरी कहानी बनानी है जिसमें एक विजनरी डिसीजन लिया जाए और उसमें इंट्यूशन और लॉजिक दोनों शामिल। सोच लो आपको एक समस्या भारत की खत्म करनी है। मान लो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। इस समस्या से आप जूझ रहे। 2024 का इलेक्शन सर पे है, चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बहुत ऊपर है। आपको एक ऐसे लिखना है, विजनरी डिसीजन मेकिंग इज कम्स व्हेन इंट्यूशन एंड लॉजिक कंबाइंस। अब आपको एक इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कहानी बनानी है, इमेजिनरी कहानी होनी चाहिए। तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए एक कहानी सोची। आपने सोच के लिखा कि रात को मैं सोया, मैंने देखा मैं प्रधानमंत्री बन गया, और विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं? अनएम्प्लॉयमेंट चीख रही है। मुझे लगा भी, महसूस भी हुआ, आंकड़ों से, देसी और विदेशी संस्थाओं के आंकड़ों से पता चला कि हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट एक ठीक ठाक समस्या है, इसको खत्म करना जरूरी है। मैंने एक डिसीजन लिया। डिसीजन कैसा लिया? मैंने कह दिया कि भाई एसएमई, एमएसएमई बोलते हैं ना इसको, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अपन 5 लाख तक की लोन सबको, मतलब हर इंडिविजुअल को, जो भी वोटर है उसको 5 लाख की लोन 5 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री दे रहा, दी जाएगी। अब से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। आप वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आप 18 साल से ऊपर के हो, मतलब आप काम कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कुछ भी करिए, 5 लाख रुपए लोन है। बस आपको यह बताना पड़ेगा कि आप काम क्या कर रहे हो। प्लस जितने भी रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं, खासकर जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको भी इसी में शामिल कर लिया। इसमें हर वोटर शामिल किया, मतलब फार्मर भी शामिल उसी में है, बिजनेसमैन भी शामिल उसी में है, स्टूडेंट भी शामिल है, मेल फीमेल सब शामिल। बस इनके लिए अलग सुविधाएं थोड़ी सी बढ़ा दी जाएंगी जो एग्रीकल्चर एसोसिएटेड होंगे। इन वोटर्स में जो जिसका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से असिस्टेंस देने का प्रावधान भी कर दिया जाएगा। मान लो कोई एजुकेशन फील्ड में अपना बोर्ड लगा के पढ़ाना चाहता है, तो उसे बोर्ड लगाने के लिए एजेंसी से कांटेक्ट करवाया जाएगा 5 लाख रुपए के साथ, और टेक्निकल एस्पेक्ट उसे सिखाए जाएंगे, कंप्यूटर चलाना सिखाया जाएगा, ये चीज। अगर कोई मान लो लेबर है, बढ़ई का काम करता है, तो उसको 5 लाख रुपए से बढ़ई की दुकान खोलने के लिए उसे
रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल वाली दुकान से मैच कराया जाएगा, मार्केट से मैच कराया जाएगा, ये असिस्टेंस उसे दी जाएगी अलॉन्ग विद 5 लाख। ये सारे काम करे जाएंगे। और ऐसे देखा मैंने कि अगले 5 साल के भीतर बेरोजगारी की दर 5% से कम पे आ गई। अब देखो इसमें ये डिसीजन मेकिंग था कि 5 लाख रुपए हर इंडिविजुअल को देना है, एमएसएमई बना देना है हर एक को। इस डिसीजन ने 5 साल में अनएम्प्लॉयमेंट को 5% पे ला दिया। तो इसमें देखो जिस आदमी ने सोचा समझा उसने एक डिसीजन लिया, डिसीजन विजनरी था, उसमें इंट्यूशन था कि था, उसमें लॉजिक था। लॉजिक क्या था कि इकोनॉमी बढ़ेगी, प्रोग्रेस होगी। इंट्यूशन क्या था, गरीबी खत्म होनी चाहिए, मतलब अंतरात्मा की आवाज। ठीक है, तो एक ऐसी कहानी भी बना सकते। ये मैंने अनएम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करी है। कोई इसे मेरी कहानी को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से जोड़कर देख सकता है, कोई इसे रिलीजियस एट्रोसिटी के हिसाब से देख सकता है, कोई कास्ट एट्रोसिटी के हिसाब से देख सकता है, कोई लैंग्वेज एट्रोसिटी के हिसाब से देख सकता है, मतलब आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। मैंने अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात करी है। अपन को रटना नहीं सीखना है, यह सीखना है कि किसी चीज को एक्सप्लोर कैसे करें। कोई फिक्स तरीका नहीं होता है ऐसे लिखने का। ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट की कहानी बना सकते हो आप, किसी भी बिंदु पे कहानी बना सकते हो। जो समस्या आपको सबसे बदतर लग रही हो, मतलब जो समस्या आपको सबसे ज्यादा जरूरी लग रही हो कि इस समस्या का निदान होना जरूरी है, तो जो प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट दिखाई दे रही हो चारों ओर, उस समस्या को चुन लीजिए। और हर इंडिविजुअल की, मतलब ईच इंडिविजुअल, जो एवरी इंडिविजुअल है, उसके हिसाब से समस्या अलग होती है। क्योंकि आदमी का एनकाउंटर जिस समस्या से सबसे ज्यादा होता है, वो आदमी उसी समस्या को सबसे बड़ी समस्या समझता है। जैसे घर में कैद एक लेडी, उसके लिए पैट्रियार्की सबसे बड़ी समस्या होगी। ऑफिस में कैद एक लेडी, उसके लिए पैट्रियार्कल बॉस एक सबसे बड़ी समस्या होगी। पैट्रियार्की के साथ बॉस भी है। ऐसे ही लोअर कास्ट के व्यक्ति के लिए अगर वो एट्रोसिटी कास्ट बेस फेस कर रहा है, तो उसके लिए कास्ट एक सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसे ही एक रिलीजियस पर्सन को उस रिलीजन के बेस पे, माइनॉरिटी होने के बेस पे उसे एट्रोसिटीज का सामना करना पड़ रहा हो, डिग्निटी उसकी हैरेस हो रही हो, लॉस हो रही हो, उसको रोज समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो रिलीजियस एट्रोसिटी उसके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। एक पढ़ा लिखा यूथ अनएम्प्लॉयड हो और उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा हो, तो उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या। एक राजनेता जो 10-20 साल से एक पार्टी में 10-20 साल से पार्टी में कार्यरत है, लेकिन उसे अच्छी पोस्ट नहीं मिल रही है, तो उसके लिए परिवारवाद एक सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसे ही एक इकोनॉमिस्ट इसमें अगर इकोनॉमिस्ट ले ना, यहां पे जिसको उसकी नॉलेज के हिसाब से रेम्यूनरेशन और रिकॉग्निशन ना मिल रहा हो, तो देश का स्ट्रक्चर सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसे ही एक थिंकर जिसे अपने आइडियाज को फ्री एक्सप्रेशन का मौका ना मिल रहा हो, तो वो देश और देश का लीगल सिस्टम, देश का पूरा स्ट्रक्चर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आया? आप किस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो समस्या, वो ज्यादा जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि कोई समस्या कम या ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो उस इंडिविजुअल की अपनी समझ है। तो आप इनमें से कोई एक इंडिविजुअल तो हो गए, कुछ न कुछ तो हो गए, हर तरफ से मैंने बात कर ली। तो आप किसी भी समस्या को उठा सकते हो, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि ये समस्या आपने गलत उठाई है, क्योंकि उसने फेस करी है। अगर कोई चीज रियलिटी में फेस कर रही है, तो कोई बड़ी समस्या और छोटी समस्या नहीं, हर समस्या है। बस फर्क इस बात का है कि कौन किस समस्या से एनकाउंटर। ठीक है, तो अपन ने इमेजिनरी के बेस में भी बहुत सारी कहानियां बना सकते हैं और रियलिस्टिक कहानियां भी बहुत सी बन सकती। तो हमने सीखा, इंट्रोडक्शन लिख रहे थे, इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या क्या सीख लिया।
इंट्रोडक्शन में क्वेश्चनिंग का तरीका सीख लिया, इंट्रोडक्शन में अपने स्टोरी का तरीका सीख लिया। स्टोरी में हमने दो तरह की स्टोरी बनाना सीखा, एक रियल स्टोरी और एक इमेजिनरी स्टोरी। एक तरीका और होता है कोई रिपोर्ट से शुरू कर देना, लेकिन ये जो अपना थीम है इसमें रिपोर्ट की ज्यादा जरूरत है नहीं, तो रिपोर्ट वाला तरीका यहां लागू नहीं होगा। अगला जो तरीका है कोई रिलेवेंट कोट, मैं इस चीज से बचने की सलाह देता हूं हमेशा, ये जबरदस्ती का होता है। क्यों? मैं इसके पीछे एक रीजन लेके आता हूं कि ये कोट दे सकते हैं, मतलब बुरा नहीं है, बट देने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम प्रेशर में होते हो और जो थीम आई उस थीम के हिसाब से आप कोट याद कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे? पहली समस्या तो यही है, क्या आप रिकॉल कर पाओगे एग्जैक्ट? ये बहुत मुश्किल टास्क है। और अगर रिकॉल कर लिया कोई रिलेवेंट कोट आपने, तब फिर उसको फिट करना अपने आप में एक समस्या, कि जो कोट मैंने सिलेक्ट की इस थीम के लिए, इस थीम को फिट करना है कहां पे? इस कोट के हिसाब से, या इस कोट को फिट करना है थीम के हिसाब से। ये अपने आप में ही एक चैलेंजिंग टास्क है। इसलिए मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि कोट से शुरू करने की आदत से बचें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल बना देता है आपके काम को दोनों लेवल पे। पहले तो एग्जैक्ट कोट, रिलेवेंट कोट याद करना, रिकॉल कर पाना उस समय एग्जाम प्रेशर में बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, उसको फिट कर पाना अपने आप में ही एक दूसरा ऐसे जैसे लिखना होता है। तो ये एक तरीका हो सकता है। अपने पास ये 4 तरीके हमने आज देखे, और नए तरीके आएंगे तो अगले ऐसे भी आने ना, ये कोई पहला ऐसे तो है नहीं, या न तो लास्ट ऐसे है। तो नए तरीके अगर आएंगे तो नए लेक्चर में वो भी एक्सप्लोर हो जाएंगे। तो आज अपन ने देखा 4 तरीके से लिख सकते थे इंट्रो, 4 में से 2 सही पाए मैंने और 2 को मैंने खुद ही रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अपन सबसे बेस्ट इंट्रो कौन सा होता है? स्टोरी वाला इंट्रो। क्यों होता है ये? क्योंकि ऐसे की डिमांड, ऐसे की जब ऐसे को कोई आदमी इवेल्युएट करता है तो उसमें एक पैरामीटर ये होता है कि जो इंट्रोडक्शन है वो आपके थीम के कोर आइडिया को आउटलाइन कर पाया क्या? मतलब ये एक पैरामीटर है, 18-20 पैरामीटर है। 8 ऐसे लिखने के बाद मैं आपको पैरामीटर, किन पैरामीटर्स पे कैसे चेक होता है वो भी बताऊं। हो सकता है अगले ऐसे में मैं इनकॉर्पोरेट कर दूं। इंट्रोडक्शन को इवेल्युएट करता है जब आदमी पढ़ता है, तो इंट्रोडक्शन में पहली डिमांड ये होती है कि क्या आपके इंट्रोडक्शन ने थीम के कोर आइडिया को आउटलाइन किया? और ये कर पाने की कैपेबिलिटी सिर्फ एक ही तरीके में है, वो है स्टोरी। और स्टोरी में भी रियल स्टोरी सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एविडेंस है, इसमें कॉन्क्रीटनेस है, इसमें वजन है, इसमें सच्चाई है। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ये किसी कवि की कपोल कल्पना नहीं है, ये का हकीकत है। तो वो स्टेब्लिश कर देता है कि हाँ भाई, जो थीम ने कहा वो एकदम सत्य है और ऐसा यहां हुआ है। समझ गया? और अगर आप ऐसा करने में सिद्ध हो जाते हो तो आप ये बता देते हो इवेल्युएटर को कि भाई मैं जानता हूं कि थीम क्या पूछ रही है और मैं ये जानता हूं कि मुझे इस थीम के हिसाब से क्या लिखना है। तो आपका इंट्रोडक्शन जो स्टोरी, रियल बेस्ड स्टोरी होती है, वो अगर आउटलाइन कर गई तो आपने मूड बना दिया किसका? इवेल्युएटर का। अब आपके नंबर 120 से ऊपर चले गए तुरंत, क्योंकि ये आइडिया दे देता है कि आप थीम को अच्छी तरह से समझ चुके हो और आप अब जो बात लिखोगे वो अच्छी ही लिखोगे। क्योंकि जो इंट्रोडक्शन में ही थीम की
कोर आइडिया को आउटलाइन कर गया, वो ये इंडिकेट कर चुका है कि भाई मैं थीम को बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूं और मैं उसके लिए अच्छे कॉन्क्रीट एग्जाम्पल भी आपको दे सकता हूं। तो ये इवेल्युएटर के मूड को बना देता है। आपका नंबर यही डिसाइड हो गया कि 120 प्लस होगा। अब 120 से 150 तक आते हैं, तो ये जो 30 नंबर बचे हैं ये बस वो फॉर्मेलिटी पे बचे हैं कि आपने फ्लो कितना मेंटेन किया, आपने कोहेरेंस कितनी मेंटेन करी, आपने एग्जाम्पल कितने वैरायटी के लिए, आपने कवरेज कैसी करी, आपके आइडिया में ओरिजिनलिटी कितनी थी, ये इन चीजों पर निर्भर करता है। यही वो पैरामीटर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, कभी अगले लेक्चर में लाऊंगा। यही पैरामीटर्स, कुछ ही पैरामीटर्स बताए मैंने। ये कितने बताए? 5-6। एक मैंने यहां बता दिया 6 होते हैं 18 से 20। उसमें से 3 चले जाते हैं इंट्रोडक्शन पर, 3 चले जाते हैं कंक्लूजन पर, बाकी बचते हैं 18 मान लें हम, 3 और 3 6, तो 12 पैरामीटर्स बचते हैं। वो किसके बचते हैं? बॉडी के। 12 में से 6 मैंने यहां बता दिए। ये तीनों कॉमन होते हैं, ये 3 इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाले। इन 3 में से पहला ये रहा, आउटलाइनिंग द कोर आइडिया ऑफ थीम। और दूसरा तीसरा ये भी नोट ही कर लो आज आप। भाई इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हो तो उसको इवेल्युएट भी तो करना है। इवेल्युएट करेगा तो किस आधार पर करेगा? तो पहला आधार तो यह है कि आपके इंट्रोडक्शन ने थीम के कोर आइडिया को किस हद तक आउटलाइन किया है। दूसरा, उसमें एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। मतलब आपके ऐसे को पढ़कर, ऐसे के इंट्रोडक्शन को पढ़ के क्या कुछ इंटरेस्ट सा जगह? ऐसे आपको पढ़ना चाहिए। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा बलकर कह सकते हो, कुछ लोग समझदार लोग समझ जाएंगे। आप जब किसी को पहली नजर में देखते हो तो आपका कुछ मन तो करता होगा, कुछ तो कहता होगा। किसी को देखने के बाद जिस व्यक्ति के अंदर उससे मिलने की इच्छा जग गई, उसमें क्या था? एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब देखते ही ये लग जाना कि इससे मिलना है, यही है एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही होता है इवेल्युएटर के साथ। जब वो आपके ऐसे को पढ़ता है, और ऐसे में सबसे पहले क्या पढ़ेगा? इंट्रो। और इंट्रो को पढ़ते ही उसे ये मिल गया एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो आपके ऐसे को भी पढ़ेगा। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? आपके ऐसे को पढ़ेगा कब? जब उसे एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा। और एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं है, वो इसी में इनबिल्ट होता है। ठीक है? हर चीज की वैल्यू आप मान नहीं रहे या आपको किसी ने बताया नहीं, ये बात अलग है, लेकिन हर चीज की अपनी एक वैल्यू है। खासकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में, जहां आपको ऐसे लिखने होते हैं। तो ऐसे में लिखते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना, ठीक है? बाकी कुछ और आइडियाज होंगे, लैंग्वेज फ्लो है, लिंग्विस्टिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। ये कोर चीजें हैं ऐसे के पैरामीटर्स में। बाकी चीजें मैं और वक्त के साथ बताऊंगा। अपन इंट्रोडक्शन इस ऐसे का लिख चुके हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने भाई आपका लिख दिया, कहीं ज्यादा लेंथी डिस्कशन तो नहीं गया इंट्रोडक्शन पर ही। लेकिन जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, 4 बातें बता के इंट्रोडक्शन नहीं लिखते। मैं उस तरीके पर जाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब एक और ऐसे की थीम उठाता हूं, शायद इसी में आ जाए या पता नहीं किस में आएगी, कि दान देने से बेहतर है साथ देना। साथ देने से बेहतर है उसको स्किल कर देना। ये एक ऐसे कभी आएगा, मुझे अब याद नहीं किस साल आया था, लेकिन ऐसा आ चुका है। तो मैं आपको पढ़ाकर अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाना चाहता कि आपको जब ऐसे समझना हो तब राजकुमार से आके समझिए। मैं आपको वो स्किल देना चाहता हूं कि आप फिर सबको पढ़ा सको कि भाई एक अच्छे ऐसे का अच्छे इंट्रोडक्शन ऐसे लिखते हैं।
आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझा पाया कि हाउ टू राइट बेस्ट इंट्रो, और क्यों वही बेस्ट होता है ये भी समझा पाया होगा, उम्मीद करता हूं। ऐसे इंट्रोडक्शन मैंने लिख दिया, आप अब स्किल्ड हो चुके हो। किसी भी थीम में किसी भी तरह का इंट्रोडक्शन लिखने में आपको कैसा इंट्रोडक्शन लिखना है खुद चूज कर सकते हो, और क्यों वही तरीका चूज करना है ये भी आप समझ सकते हो। इंट्रोडक्शन लिख लिया, चलिए इंट्रोडक्शन के बाद पार्ट शुरू होता है बॉडी। कहीं ऐसी बचकानी हरकत करने तो नहीं जा रहे हो आपके, मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है और मैंने यहां लिख दिया इंट्रो, फिर मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूं। ऐसा कभी मत करना, ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताया है, ऐसा कभी नहीं करना। इंट्रोडक्शन नहीं लिखना होता, क्यों? क्योंकि आपके जो पहले 2 से 3 पैराग्राफ हैं ये बताते हैं कि ये आपका इंट्रोडक्शन है, तो आपको ये इंट्रो वर्ड लिखना जरूरी नहीं होता है। ऐसे ही बॉडी के केस में, ऐसे ही कंक्लूजन के केस में, ना आपको बॉडी वर्ड लिखना है बॉडी शुरू करने से पहले, ना कंक्लूजन शुरू करने से पहले कंक्लूजन वर्ड लिखना है, ठीक है? ना इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन वर्ड लिखना है, ये टर्म नहीं लिखने हैं। हमें पता रहता है कि पहले 2 से 3 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन मान लिए जाएंगे, उसके लास्ट के 2 से 3 पैराग्राफ कंक्लूजन मान लिए जाएंगे, और बीच में जो भी होगा वो बॉडी मान लीजिए। ये ऐसे लिखने के बाहरी बड़े पैरामीटर्स हैं, कैसा होना है। अगली बात जो बॉडी में अपन को यूज करने होते हैं, हम जीएस के आंसर्स में जब लिखते हैं उसमें हम हेडिंग, सब हेडिंग पर बहुत ध्यान देते हैं। ये मस्ट होती है जीएस पेपर्स में, बट ऐसे की बॉडी में अपन को ना कभी हेडिंग बनानी है ना इंट्रोडक्शन बनाना, पहले। अगली बात जो जीएस में लागू होती है और ऐसे में लागू नहीं होती, वो हमने बात करी हेडिंग यहां लागू होगी या नहीं होगी, सब हेडिंग यहां लागू होगी या नहीं होगी। फ्लो चार्ट्स यहां बहुत यूज करे जाते हैं और प्रमोट भी करा जाता है कि फ्लो चार्ट्स आप यूज कीजिए, लेकिन यहां अवॉइड करा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां एनालिसिस पर जोर होता है, यहां शॉर्टकट नहीं चलता, यहां एनालाइज करना होता है, और वो एनालिसिस पैराग्राफ फॉर्मेट में ही होता है। अगली बात पॉइंटर्स, मतलब आपको 4 बातें लिखनी है तो 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं जीएस में, लेकिन ये बात ऐसे में नहीं लिखनी होती। आपको ऐसे में ही 4 बात लिखनी है तो आप एक पूरी बात करेंगे कॉमा, दूसरी बात करेंगे कॉमा, तीसरी बात करेंगे कॉमा, चौथी बात करेंगे कॉमा, मतलब एक बात करी कॉमा, दूसरी बात करी कॉमा, तीसरी बात करी कॉमा, चौथी बात करी कॉमा, और पैराग्राफ खत्म। ऐसे लिखना होता है। ऐसे कभी मत लिखना 1 बात 2 बात 3 बात 4 बात। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके ऐसे को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। समझ आया? चलो ये फॉर्मेट रिलेटेड बातें हैं। अब अपन चलते हैं बॉडी लिखने पर। याद रखना है 2 वर्ड बॉडी में जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं वो है कोहेरेंस, और दूसरा होता है फ्लो। ये 2 किसी भी ऐसे की आत्मा है। इन दोनों में से कोई भी खत्म हुआ तो फिर आपके ऐसे लिखने का कोई मतलब है नहीं। आप बस अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का बॉम्बार्डमेंट कर रहे हो, आप बस अपना ज्ञान झाड़ रहे हो। ज्ञान को कैसे लिखना था वो आप समझे ही नहीं। और ये बातें कोहेरेंस और फ्लो से आती है। अब ये किस चिड़िया का नाम है कोहेरेंस और क्या होता है ये फ्लो, समझते हैं। कोहेरेंस का मतलब है कि अपनी थीम को याद करो। थीम क्या है? विजनरी डिसीजन मेकिंग कब होती है? जब इंट्यूशन और लॉजिक एक साथ आते हैं, ये थीम है। आप इसमें जितने भी पैराग्राफ बनाओगे ऐसे में, उन हर पैराग्राफ में ये बात हर बार रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। हर बार यही बात रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये हो गया कोहेरेंस। और आपने जितनी भी बातें करी वो सब बातें आपस में इंटरकनेक्टेड हो, ये होता है फ्लो। मतलब कनेक्टिंग सेंटेंसेस आपको यूज करने होंगे, कनेक्टिंग फ्रेजेस आपको यूज करने होंगे। समझ में बात नहीं आ रही हो
है ना। अब इसको समझेंगे लाइव एग्जांपल से। ये ऐसे मैं पूरा लिखने वाला हूं, मतलब बताने वाला हूं कि हाउ टू राइट दिस ऐसे, तो आपको ये समझ में आएगा कि कोहेरेंस क्या है और फ्लो क्या है। चलिए ध्यान रखना, आपने जो भी बात करनी है दो तरीके से, दो फॉर्मेट में करनी है, कोहेरेंस में और दूसरा फ्लो में। ठीक है, ये याद रखेंगे, मुश्किल तो नहीं है। आप शुरू करते हैं। विजनरी डिसीजन मेकिंग कब होगी? जब इंट्यूशन प्लस लॉजिक दोनों साथ में हो। हम मल्टीपल डोमेन्स में इसको सिद्ध करेंगे। बॉडी का सबसे पहला हिस्सा क्या होता है? हमने बात करी थी, बॉडी का पहला हिस्सा होता है थीसिस। थीसिस मतलब ऐसे की जो बात है, ऐसे जो कहना चाह रहा है उसको एस्टेब्लिश करना है, बहुत सिंपल शब्दों में। एस्टेब्लिश करना ही, थीम को एस्टेब्लिश करना ही कि हाँ हाँ भाई तू सही कह रहा है, देखिए यहां भी सही है, यहां भी सही है, यहां भी सही है, यहां भी सही है, यहां भी, मतलब इस फील्ड में भी सही है, इस देश में भी सही है, इस समाज में भी सही है, साइंस के फील्ड में भी सही है, पॉलिटी के फील्ड में भी सही है, इकोनॉमी के फील्ड में भी सही है, भारत में भी सही है, अमेरिका में भी सही है, मंगल ग्रह पे भी सही है। मतलब कहने का सेंस ये है कि ये बात को हमको एस्टेब्लिश करना है थ्रू वेरियस एग्जांपल्स ऑफ वेरियस डोमेन्स। ठीक है, अब थीसिस का पार्ट जो है वो आपको एस्टेब्लिश करना है, तो ये बात एस्टेब्लिश करनी है आपको। कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? देखो, विजनरी डिसीजन मेकिंग इज इक्वल टू इंट्यूशन प्लस लॉजिक। जहां ये होगा हमको ये बात एस्टेब्लिश करनी है, तो देखो कहां कहां एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पॉलिटिकल डोमेन में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इकोनॉमिक डोमेन में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, साइंस के डोमेन में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, रिलीजन के डोमेन में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, नहीं कर सकते? सोसाइटी के डोमेन में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। याद आ रहा है? फिलोसफी के डोमेन में कर सकते हैं, हर बार यही बात एस्टेब्लिश करनी कि हाँ जो विजनरी डिसीजन मेकिंग है वो सही कब होती है? जब इंट्यूशन और लॉजिक लागू। यहां तक सिद्ध कर दो। कोई एग्जांपल चुन लो जो आपको पॉलिटिकल फील्ड में विजनरी डिसीजन मेकिंग हो। मैंने 4 एग्जांपल जो इंट्रोडक्शन में लिए थे उनमें से एक मैंने 4 लिए थे, 4 में यूज कर चुका हूं, 4 में से एक यूज हो चुका है, 3 बचते हैं मेरे पास। कोई 3 में से एक ले लो जो आपको पसंद, दैट्स योर चॉइस। वहां 4 की जगह 400 भी हो सकते थे, आप उनमें से एक यूज करते, 399 बचते, 399 से एक यहां यूज कर लेते, फिर भी आपके पास 398 शेष होते और आप उनको फेंक सकते। ठीक है, जब भी एग्जाम्पल यूज करते हैं तो वेग एग्जाम्पल यूज नहीं करते। अंबेडकर का जब नाम आप लोगे तो मैंने बताया था ना, आर्टिकल 17 बताया था, अनटचेबिलिटी बताया, अनटचेबिलिटी को बैन करना, ये कॉन्क्रीट हो गया, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ऐसे ही अपार्थाइड के केस में लॉ बताया था, अब्राहम लिंकन के केस में, ऐसे ही महात्मा गांधी के केस में मैंने बड़ा कॉन्क्रीट तरीके से बताया कि सत्याग्रह का टूल अपनाया, फ्रीडम मिली। 3 मूवमेंट के नाम बता सकते हो जिसमें उन्होंने नॉन वायलेंट तरीके का यूज किया है। नेम, फिर बाद में नमक सत्याग्रह वाला, और फिर भारत छोड़ो। ठीक है, पॉलिटिकल डोमेन खत्म। ऐसे ही फिर यहां भी यही बात करनी है, विजनरी डिसीजन मेकिंग इकोनॉमी में। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म किसी ने लाए हैं? महबूब उल हक का नाम याद है? एडम स्मिथ का नाम याद है? महालनोबिस का नाम याद है? इकोनॉमिस्ट ही है ना ये। कुछ इकोनॉमिस्ट्स के नाम यहां आप यूज कर सकते हैं कि उन्होंने क्या इकोनॉमिक डिसीजन किया और इकोनॉमी को नैया पार लगा दी, है ना। अब थोड़ी सी यहां इंटेलेक्चुअल लिबर्टी यूज करनी है। प्योर पॉलिटिकल डिसीजन अलग तरह के होते हैं और पॉलिटिकल लीडर्स इकोनॉमिक डिसीजन भी ले सकते हैं। जैसे किसी देश की पॉलिटिकल पावर ने यह तय किया कि अपना जो देश है
वो कम्युनिज्म के साथ साथ कैपिटलिज्म भी अपनाएगा। तो ये भी एक विजनरी डिसीजन है, नहीं है? एग्जाम्पल लाइव है चाइना का, कि उसने पॉलिटिकल डोमेन को बनाए रखा कम्युनिस्ट, लेकिन इकोनॉमी को खोल दिया कैपिटलिज्म के लिए। तो विजनरी डिसीजन ऑफ चाइना आज एक आर्थिक महाशक्ति है, इकोनॉमिक पावर हाउस है। कैसे बना? किसी ने इकोनॉमिक डिसीजन लिया होगा, विजनरी, तो इकोनॉमिक फील्ड का हो गया। हालांकि ये डिसीजन था कौन, किसने, कौन का? पॉलिटी का। तो पॉलिटिकल आदमी है, वो पॉलिटिकल डिसीजन भी लेता है कि चीन के राष्ट्रपति ही हमेशा के लिए राष्ट्रपति रहेंगे टिल डेथ, ये पॉलिटिकल डिसीजन हुआ। लेकिन वही पॉलिटिकल आदमी एक इकोनॉमिक डिसीजन भी ले रहा है कि चाइना अब से कैपिटल मार्केट बनेगी, तो ये हो गया इकोनॉमिक डिसीजन, तो इकोनॉमिक डोमेन में चला जाएगा। यहां कोहेरेंस है, क्योंकि हर बार विजनरी डिसीजन मेकिंग की बात कर रही है जो इंट्यूशन और लॉजिक से लागू हो रहा है। अभी कोहेरेंस था, लेकिन अभी फ्लो इंश्योर नहीं हुआ है। अब मुझे इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ में शिफ्ट करना है, तो यहां मैं कनेक्टिंग सेंटेंस यूज करूंगा या कनेक्टिंग फ्रेज यूज करूंगा, ताकि मेरी दूसरी चीज कोहेरेंस के बाद, कोहेरेंस तो मेंशन कर दिया, कोहेरेंस कैसे मेंटेन किया कि यहां भी मैं विजनरी डिसीजन मेकिंग में इंट्यूशन प्लस लॉजिक लगा रहा हूं, और यहां भी मैं विजनरी डिसीजन मेकिंग में इंट्यूशन प्लस लॉजिक लगा रहा हूं। तो कोहेरेंस तो मैं दोनों जगह मेंटेन कर रहा हूं। अब मुझे फ्लो की जरूरत है, तो फ्लो कैसे लाऊंगा? बाई कनेक्टिंग सेंटेंस यूज करूंगा। कैसे कनेक्टिंग सेंटेंस यूज करते हैं कि लाइकवाइज इन पॉलिटिकल डोमेन द विजनरी डिसीजन मेकिंग इज पॉसिबल ओनली थ्रू when the intuition and logic combines. This can also be seen in the economic domain as well. For example, अब अपनी कहानी साइना वाली से, तो ये जो बात है इतनी, ये एक लाइन या एक फ्रेज वर्ड, ये है मेरा फ्लो मेंटेन करने का तरीका। दिस इज द वे हाउ टू मेंटेन फ्लो इन आवर एसेज। ठीक है, तो ये इस तरह आपको फ्लो मेंटेन करना है, कनेक्टिंग सेंटेंस। ऐसे ही साइंस में बहुत से डिसीजन लिए गए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन का डिसीजन हो, न्यूटन का डिसीजन हो, एरोप्लेन बनाने का डिसीजन हो, होमी जहांगीर बाबा का नाम सुना है, न्यूक्लियर पावर भारत में लाने का प्लान हो, IGDMD प्रोग्राम सुना होगा, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो हो, या एटॉमिक थ्योरी आपने बहुत सी सुनी होंगी, डॉल्टन, रदरफोर्ड, चैडविक, ये, या वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी रिसेंट में बहुत चले थे, वैक्सीनेशन डेवलप करने के जो डिसीजंस हैं ये। तो ये इन सब एग्जांपल्स में यहां आप कोई भी एग्जांपल यूज कर सकते हो, एक दो। ध्यान रखना है कि एक एग्जांपल अगर आपने कहीं यूज कर लिया तो अवॉइड करना है कि पूरे ऐसे में उसका नाम दोबारा आए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जब एक ही एग्जाम्पल को एक ऐसे में एक से ज्यादा बार यूज करते हो, तो ये आपके बारे में ये इंडिकेट करता है कि आपको वेरियस डोमेन्स की, वेरियस एग्जाम्पल्स की नॉलेज कम है। और हम ऐसा क्यों करेंगे जब हमारे पास नॉलेज ज्यादा है? समझ रहे हैं बात को? हमारे पास नॉलेज उतनी होती है कि कोई भी एक ग्रेजुएट आदमी जिसने 2 प्रीलिम्स निकाले हैं, 1 प्रीलिम्स निकाला है, उसके पास इतनी प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन है कि वो एक अच्छा ऐसे तो लिख सकता है। उसके पास इतने एग्जाम्पल्स तो हैं कि उसे 10 एग्जाम्पल्स में रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। 1000 एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं, बस हमको स्किल नहीं पता होता है कि हाउ टू यूज दैट एग्जिस्टिंग इन्फो इन अवर माइंड्स। समझ में आया? तो ऐसे ही रिलीजन में आप नाम याद कर सकते हो, कबीर का, तुलसी का, स्वामी विवेकानंद का, और एक शंकराचार्य का, दयानंद सरस्वती का, वट एवर यू वांट। रिलीजन में कॉन्क्रीट नाम। मैंने यहां कभी राम का नाम नहीं लिया, कृष्ण जी का नाम नहीं लिया, ध्यान रखना। कॉन्क्रीट आदमी का नाम लेना है जो रहा है, जिसने कुछ काम किया है, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे समझते हैं, जो हुआ हो, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ऐसे ही सोसाइटी के केस में राजा राम मोहन राय, अंबेडकर यूज कर सकते थे, अपने यूज कर लिया तो यहां नहीं लेंगे, इनकी जगह पे ज्योतिबा फुले लेंगे। स्वामी पेरियार थे कुछ, वो उनका नाम ले सकते हो। और जो भी नाम आपको सोसाइटी के तौर पर, रिफॉर्मर के तौर पर रहे हो। फिलोसफी में आप अपने अपनी ऑप्शनल को याद कर लो। जिसने फिलोसफी ऑप्शनल ना भी पढ़ा हो, उसने कोई तो ऑप्शनल पढ़ा होगा। सोशियोलॉजी में भी तो फिलोसफर ही है वो,
वो फिलोसोफर सोशियोलॉजी के तो सोशियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, कोई फिलोसोफर पॉलिटी का है तो वो पॉलिटिकल थिंकर कहलाता है, कोई फिलोसोफर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थिंकर कहलाता है, लेकिन है तो सब फिलोसोफर ही। तो अपनी ऑप्शनल पे जाओ, हिंदी के फिलोसोफर्स भी तो होते हैं, तो जितने भी फिलोसोफर आपने यूज किया उनमें से कोई फिलोसोफर ले लो, उसका डिसीजन मेकिंग आप हिंदी साहित्य में से उठा सकते हो। रामचंद्र, क्या नाम था उसका, से रामचंद्र शुक्ल फिलोसोफर थे हिंदी के, फिलोसफी में मार्क्स फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल साइंस में वेबर यूज हो सकता है आराम से, मतलब इकोनॉमी में एडम स्मिथ हमने यूज कर लिया, कोई और यहाँ नाम याद कर सकते हो, तो आप फिलोसोफर यूज कर सकते। इस तरह अपन ने कोहेरेंस और फ्लो मेंटेन करते हुए अपनी बॉडी को फिनिश कर लिया। अब हुई है हमारी बॉडी फिनिश। अभी बॉडी फिनिश होने के बाद एक टास्क और बचता है, उसे कहते हैं बॉडी में मैंने दो चीजें लिखी। बॉडी में मुझे क्या लिखना था, बॉडी का मेरा कौन सा पार्ट पूरा हुआ है, यह है थीसिस वाला पार्ट। बॉडी का थीसिस पार्ट मैंने अभी कवर किया है, जो 70 to 80% ऐसे का हिस्सा होता है, ठीक है। बाकी 20% जो बॉडी का बचता है वो होता है एंटीथेसिस। ये क्या भला है भाई, ये क्या भला है यार, क्यों लिखनी चाहिए किसी ऐसे में, ये भला नहीं है भाई, ये एक वो जरूरी हिस्सा है जो ये बताता है कि यू आर, ये तुम्हारी एग्जिस्टेंस का प्रूफ देता है कि तुम हो, और तुम हो थिंकिंग बीइंग। आप हो ये तो बात है, लेकिन आप एक थिंकिंग बीइंग हो, ये इस बात का इंडिकेटर है। एंटीथेसिस जिसका जितना मजबूत होगा वो इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि यू आर अ थिंकिंग बीइंग, मतलब यू आर अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर द पॉलिसी मेकिंग। और सिविल सर्वेंट्स का क्या काम होता है, पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग के लिए क्या चाहिए, थिंकिंग बीइंग। मतलब जो 4 लाइनें लिखी हैं वो रट के रिफ्लेक्ट करना, रिक्रिएट करना नहीं है। 4 लाइनें लिखी हैं वो तो पढ़नी समझनी है ही, जो 1400 लाइन नहीं लिखी हैं उनको भी समझना है। यही तो काम है, यही वो चीज है जो आप इवेल्युएटर को बताते हैं कि हाँ यू आर अ थिंकिंग बीइंग। तो ये अब आप अपना परिचय दोगे। यहां आपका परिचय नहीं था, यहां आपकी नॉलेज का परिचय था। जब आप थीसिस लिख रहे थे तो ये आपकी नॉलेज का परिचय था, मतलब आपने अपने दिमाग में क्या भर रखा है, कितनी नॉलेज एक्यूमुलेट किया, उसको रिफ्लेक्ट करने का स्किल। यानी बस 2 चीजें आपने लिख दिखाई यहां, और इसे कोई भी कर सकता है। दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ये कि रोबोट भी कर सकता है। सारा गेम है इसका, हालांकि वेटेज इसका 20% है, लेकिन इसका महत्व तो 80% से ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। वेटेज कम दिया है क्योंकि स्पेस नहीं होता, पैटर्न ऐसा है। ऐसे में मैं अगर एंटीथेसिस 80% लिख दूंगा, अपने आप को सिद्ध कर दूंगा, तो मैं उसको, जिसने थीसिस लिखी है, जिसने थीम लिखी थी, उसको डिफाई कर रहा हूं, और ये डिफाई करना लॉयल्टी के खिलाफ होता है सिविल सर्विसेज में, तो वो नहीं करना है। अपना भी परिचय देना है और उसकी बात को भी स्टेब्लिश करना है, इसलिए ही 20% का हिस्सा दिया। अब एंटीथेसिस लिखते हैं इसका। एंटीथेसिस मतलब जो मैंने थीसिस में कहा था उसकी कमियां गिनाऊंगा और उसका अल्टरनेटिव। एंटीथेसिस में लिखते क्या है, एंटीथेसिस का सिंपल सा ध्यान है, उसका उल्टा करना है जो हम थीसिस में कर चुके। थीसिस में क्या किया था हमने, ये एस्टेब्लिश किया था कि हाँ भाई विजनरी डिसीजन मेकिंग इज इक्वल टू इंट्यूशन प्लस लॉजिक। ये हमने एस्टेब्लिश किया था कि नहीं किया था, बस इसी को ही डिफाई करना है इसमें। तो कैसे डिफाई करेंगे, देखो भाई, विजनरी डिसीजन मेकिंग इंट्यूशन से होगा या लॉजिक से होगा, ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले किसी डिसीजन को विजनरी डिसीजन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये भी तो सेलेक्टिव है। सबसे पहली बात तो, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि किस डिसीजन को विजनरी डिसीजन माना जाए। अगर लड़की ने अपने घर में, महिला ने कपड़े धोने से मना कर दिया, तो क्या इसे विजनरी डिसीजन माना जाएगा?
कि केवल कपड़े धोने का कानून बनाना ही विजिलेंट डिसीजन माना जाएगा? सवाल तो ये भी है ना भाई। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि विजिलेंट डिसीजन माने किसे? कौन डिसाइड करेगा? हु इज द अथॉरिटी? अथॉरिटी कौन है ये डिसाइड करने का कि ये डिसीजन वाला, ये वाला डिसीजन विजनरी है और ये वाला डिसीजन विजनरी नहीं है? गड़बड़ा गई, सारी थीम गड़बड़ा गई। कैसे गड़बड़ाई? हमने उसी बेस पर अटैक कर दिया जिस बेस पर वो थीम बनी थी। तो विजनरी डिसीजन कौन होगा ये भी तो सब्जेक्टिव है भाई, ये भी तो ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला सवाल हमने यहां से सिद्ध कर दिया। दूसरा सवाल बड़ा लॉजिकली समझना है, क्योंकि उस महिला के लिए तो विजनरी डिसीजन है भाई। उसने अपनी गुलामी की एक चेन को तो तोड़ दिया। हमने लाख महिलाओं की गुलामी की चेन को तोड़ने का डिसीजन को विजनरी डिसीजन मान लिया, लेकिन एक महिला ने अपने लेवल पे रिवोल्ट करके घर में एक बंधन से छुटकारा पा लिया, उसको हम विजनरी डिसीजन मान ही नहीं रहे, उसको रिवोल्ट मान रहे हैं। दैट्स नॉट अ फेयर ना। तो हु विल डिसाइड कौन सा डिसीजन विजनरी है, कौन सा डिसीजन विजनरी नहीं है? हमने उस थीम की कोर पे ही अटैक किया है। ये बताता है कि वी कैन अटैक ऑन एनीथिंग, वी कैन अटैक, वी कैन रेज अ क्वेश्चन लॉजिकली ऑन एनीथिंग। यही तो हमारी थिंकिंग बीइंग होने का प्रमाण है। ठीक है, हमने पहला सवाल उठा दिया कि भाई अथॉरिटी कौन है। दूसरा, हमने पहले बताया कि विजनरी डिसीजन कौन है ये सब्जेक्टिव है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये डिसीजन विजनरी है और ये डिसीजन विजनरी नहीं है। दूसरा, पहली बात हो गई। दूसरी बात करेंगे कि जो डिसीजन विजनरी था वो मैनी टाइम्स केवल इंट्यूशन से लिया जा सकता है, लॉजिक वॉजिक की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल दे दो भाई। विजनरी डिसीजन के लिए आप कह रहे हो कि दो चीजें चाहिए, इंट्यूशन प्लस लॉजिक, और मैं कह रहा हूं कि केवल इंट्यूशन काफी है भाई, लॉजिक वॉजिक जाए। हाँ ठीक है, लॉजिक की जरूरत नहीं है, इंट्यूशन काफी है। कैसे इंट्यूशन काफी है भाई? महात्मा गांधी का केवल इंट्यूशन ही तो था, जब उनको कहीं से रेलगाड़ी से फेंक दिया गया उखड़ गए, अब तो तुमको उखाड़ के फेंकूंगा। लॉजिक वॉजिक बहुत बात की बात है, 1920 के बाद उन्होंने लॉजिक लगाना शुरू किया है, लेकिन जिस दिन उनको फेंका गया रेलगाड़ी से उतार कर, उस दिन तो केवल उनका इंट्यूशन था ना। लॉजिक सत्याग्रह का, नमक सत्याग्रह, नमक क्यों चुना, उसमें लॉजिक है, लेकिन यहां विजनरी डिसीजन जो अफ्रीका में डिसीजन लिया है कि अब इनको उखाड़ के फेंक दूंगा, ये तो केवल इंट्यूशन से था। अंबेडकर की दलितों के लिए लड़ाई इंट्यूशन जनरेटेड है, ना कि लॉजिक जनरेटेड। लॉजिक तो बहुत बाद में आया, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बने, वहां जाके लॉजिक आया। यहां तो इंट्यूशन ही था। सरदार पटेल का जूनागढ़ इंटीग्रेशन भारत में लाना, ये लॉजिक तो तब आया जब बहुत बात आगे बढ़ गई। पहले तो उनकी आत्मा ही कहती थी कि भारत शुड बी इंटीग्रेटेड, इंडिया शुड बी इंटीग्रेटेड, ये तो उनका इंट्यूशन था भाई। तो हर डिसीजन की जड़ इंट्यूशन है, लॉजिक तो बहुत बाद में जुड़ता है। दूसरा काउंटर आर्गुमेंट, तीसरा काउंटर आर्गुमेंट। पहला हमने बोला कि विजनरी डिसीजन मेकिंग क्या है, हमें नहीं पता, सब्जेक्टिव है। दूसरा कि विजनरी डिसीजन मेकिंग के लिए केवल इंट्यूशन काफी है, इन लॉजिक की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरा, विजनरी डिसीजन मेकिंग के लिए केवल लॉजिक काफी है, इंट्यूशन की कोई जरूरत नहीं। साइंटिफिक डिसीजन जितने भी होते हैं, कोई इंट्यूशन नहीं लगता, सब में लॉजिक है। प्रोग्रेस देखो, अपने फोन हाथ उठाओ और देखो, आपके हाथ में जो फोन है वो 3G था, कभी 2G था, कभी 4G था, कभी 5G हो गया, अभी 6G है, कभी 7G हो जाएगा। पढ़ाने के तरीके देखो, पहले डिजिटल ऐसे बोर्ड पर पढ़ाते थे, आज मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ। ये किसी इंट्यूशन अंतरात्मा की सवाल नहीं है, इकाई का है, लॉजिक का। साइंटिफिक डिस्कवरी जितनी भी हुई है, इंट्यूशन से ज्यादा लॉजिक है। किसी ने एरोप्लेन बनाने का इंट्यूशन नहीं जगा होगा, किसी की अंतरात्मा नहीं बोली होगी, बोलो लॉजिक है भाई। अगर पक्षी उड़ सकता है तो कुछ ऐसी डिवाइस भी बन सकती है, उड़ सकती हो, तो उसमें पूरा लॉजिक है।
तो वैक्सीनेशन कोई इंट्यूशन थोड़ी ही है, जरूरत थी, लॉजिक लगाया कि एंटीवायरस डालेंगे, मरा हुआ उससे इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी, लॉजिक। तो इंट्यूशन की जरूरत, बकवास चीजें हैं, केवल लॉजिक से भी काम चला सकते हैं अगर डिसीजन विजनरी लेना है। ठीक है। चौथी बात, विजनरी डिसीजन मेकिंग के लिए ना इंट्यूशन जरूरी है ना लॉजिक जरूरी है, कंपल्सन जरूरी है। कुछ इंट्यूशन नहीं चाहिए भाई, कंपल्सन, फोर्स। कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वो ये। जितने भी रिवोल्ट हुए दुनिया में, कोई भी रिवोल्ट देख लो उठा के, चाहे रसिया में हुआ हो, फ्रांस में हुआ हो, भारत में दलितों के विद्रोह हो, रिवोल्ट्स हो, अभी नक्सलिज्म हो या सेपरेटिज्म, अब पंजाब में हो खालिस्तान का, या नॉर्थ ईस्ट में हो, कहीं भी हो, जहां जहां रिवोल्ट है वहां वहां कंपल्सन है, लोग फोर्स हैं। सफल हो गए तो उनका डिसीजन विजनरी मान लिया जाता है, विफल हो गए तो बेचारे मूर्ख माने जाते हैं, क्रश कर दिए जाते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ वो सफल हो गया लुई 16वें को हटाकर, तो ये डिसीजन उन लोगों का विजनरी डिसीजन मान लिया गया। कहीं कुचले भी गए हैं ना लाखों रिवोल्ट्स, कितने रिवोल्ट सक्सेस हुए दुनिया में, 1% भी नहीं हुए। 99% रिवोल्ट हैज बीन क्रश्ड बाय द पॉलिटिकल अथॉरिटीज, पॉलिटिकल पावर ने क्रश कर दिए। तो जो क्रश हुए वो डिसीजन तो हमने कभी विजनरी माने ही नहीं। हमने किन को माना? जो सफल हुए, और सफल कितने हुए? महज 1%। और जो सफल हुए नहीं सफल हुए, सब रिवोल्ट का रीजन क्या था? कंपल्सन, कोई इंट्यूशनल लॉजिक नहीं था भाई। घुटती आत्मा बाहर आने के लिए तड़पती है, ज्वालामुखी फटता है, तो कोई लॉजिक और इंट्यूशन नहीं होता, वो बस फट जाता है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है, एट्रोसिटी इतनी ज्यादा झेल चुका होता है समूह, कोई आदमी या कोई कलेक्शन ऑफ पीपल, कि उसे रिवोल्ट करना ही होता है। तो उसमें कोई इंट्यूशन नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, बस वो बर्स्ट होता है। बर्स्ट 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 मतलब ये वाला बर्स्ट। और बर्स्ट होने के लिए कोई लॉजिक और इंट्यूशन की जरूरत नहीं। 4 बातें मैंने बोली, काउंटर कर पाया। आप 400 बातें बोल सकते हो, मेरी थिंकिंग लिमिटेड है, मैं कोई खुदा नहीं हूं जो मैं सारी चीजों को सोच लूंगा। मैंने 4 बातें, मुझे अच्छा लगा कि ये 4 बातें मैं अपनी बात करके उस थीसिस को काउंटर कर सकता हूं, जो थीसिस आप जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपना चाहते हो कि विजनरी डिसीजन मेकिंग कम्स ओनली एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। मैंने 4 तरीके से बताया कि नहीं नहीं भाई, तुम्हारी ये बात सही नहीं है, और इस हद तक सही नहीं। समझा पाया मैं अपनी बात? चलो, ये अपने थीम का हमने कितनी बात कर ली। थीम में हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया, हमने बॉडी लिख ली, बॉडी में हमने थीसिस लिख ली, और बॉडी में हमने एंटीथीसिस भी लिख ली। ठीक है। अब बॉडी, इस थीम का लास्ट पार्ट बचता है, और वो बचता है क्या? कंक्लूजन। हाउ टू राइट ए कंक्लूजन। बहुत सिंपल है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, एक लॉजिक लगाना। क्या? इंट्रोडक्शन पढ़ने के साथ जैसे हम ये इंडिकेट करते हैं कि हम थ्रू आउट द एसे में ये लिखने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने से ही पता चल जाता है, या पता चलना चाहिए कि मेरे ऐसे में आगे आप इन चीजों के बारे में डिस्कशन पढ़ोगे। वैसे ही कंक्लूजन पढ़ते ही ये समझ में आना चाहिए कि थ्रू आउट द एसे मैंने ये चीजों पे लिखा है। और एडिशनल ये तो रिफ्लेक्ट होना ही चाहिए कि आपने क्या लिखा था, वो आपके कंक्लूजन से रिफ्लेक्ट हो। साथ में और क्या क्या चाहिए? कंक्लूजन में 2 बातें चाहिए, आपके ऐसे की समरी प्लस ये बात जो आप कर रहे हैं पूरी बैलेंस्ड हो,
मतलब ना थीसिस के पक्ष में हो ना एंटीथीसिस के पक्ष में हो, बल्कि दोनों का मिला जुला स्वरूप हो। प्रोग्रेसिव हो, कंजर्वेटिव नहीं हो, ध्यान रखना है। ये 3 बातें अगर आप पूरे ऐसे में लिख गए तो आपका ऐसे बहुत अच्छा ऐसे माना जाएगा। और ये ऐसे अगर आपने जो फॉर्मेट मैंने बताया ऐसे लिख लिया तो आपका नंबर जो है वो 135 प्लस जाएगा। अभी भी मैं 150 नहीं दे रहा हूं खुद को भी, क्यों? क्योंकि इसमें राइटिंग मतलब आपकी हैंड राइटिंग लेजिबिलिटी क्या है, ये भी एक पैरामीटर है। हमने कुछ पैरामीटर्स पहले डिसाइड कर लिए, अब बाकी मैं यहां बता रहा हूं जो 135 से ऊपर ले जाते हैं आपके ऐसे को। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट, मतलब आपके जो विचार थे वो कहीं से कॉपी पेस्ट टाइप के तो नहीं लग रहे, वो आपके अपने विचार लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, ये भी मैटर करता है। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट, हैंड राइटिंग लेजिबिलिटी, इसे लेजिबिलिटी जोड़ लो। समझने पे जोर देना, लिखने पे नहीं। मिल जाएगी पीपीटी आपको। और क्या चीजें हैं जो 15 नंबर आपको बढ़ा सकती हैं? हैंड राइटिंग लेजिबिलिटी हो गई, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट हो गया, एग्जाम्पल की कॉन्क्रीटनेस। एग्जाम्पल कॉन्क्रीट कितने थे आपके? एनालिटिकल पावर कितनी थी आपकी? ये 4-5 चीजें और जोड़ दोगे तो आपका ऐसे 135 से कहां पहुंच जाएगा? 145 प्लस। अभी भी मैं 150 नहीं दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां से ऊपर जाने पे आपकी किस्मत है भाई। आपको इवैल्यूएटर अच्छा मिल गया तो वो 145 को 150, 155 में, 160 में भी क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज आपको 145 देकर छोड़ सकता है। ये आपके काम का है। और मुझे पर्सनली दया दान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। भरोसा क्या, मैं तो सख्त नफरत करता हूं कि कोई मुझ पर दया दान करे। भाई तू मुझे उतना दे जितना मेरे अंदर कैलिबर है, लेकिन उससे कम मैं नहीं लूंगा जितना मेरा कैलिबर है। मुझे उतना तो चाहिए जितना मेरा कैलिबर है। ठीक है, तो आज का ऐसे अपन यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।